एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक और आज वीडियो प्रैक्टिस सेट का जो कि यूपीपी मींस यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम की मैं तैयारी करवा रहा हूं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 7 हिंदी से जो है रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? सन 1973 में, सन 1981 में, सन 1952 में या सन 1960 में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। 1 मार्च, ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 1960, 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। और एक फैक्ट जान लीजिए कि जो भारतीय संविधान के भाग 17 जो है, जो भाग 17 है के अनुच्छेद 351 में, देखिए भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश कहां दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है। हिंदी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो वो आप जान चुके हैं, 1 मार्च 1960 में हुई दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल वह देर तक सोकर उठता है, ये आपका सेंटेंस सही होगा और सही वाक्य की ही पहचान आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द कौन सा है? डिबिया है, हीरा है, प्याला है या समाचार है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा समाचार। बिल्कुल ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अब देखिए पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ये जो वचन होता है भैया ना, ये वचन क्या होता है? बहुवचन तो ठीक है, लेकिन मेरे वचन क्या होता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं वचन। और हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे आपका समाचार शब्द है तो यह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे दर्शन, देखिए जैसे दर्शन, तो दर्शन भी आपका क्या है? हमेशा बहुवचन है। जैसे प्राण, ये क्या है? हमेशा बहुवचन होगा। जैसे होश, जैसे लोग, जैसे आंसू, ठीक है, जैसे आंसू, ये सभी शब्द आपके क्या हैं? हमेशा बहुवचन में ही दोस्तों प्रयोग होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक वचन में हमेशा होते हैं, जैसे पानी, जैसे दूध, जैसे भीड़, जैसे सत्य, जैसे टोली, जैसे आकाश, जैसे वर्षा, ये सभी क्या है? ये सभी सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। लेकिन समाचार, दर्शन, प्राण, होश, लोग, आंसू, ये सभी बहुवचन शब्द हैं और ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात या पनीर? कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग बताना है? तो भैया स्त्रीलिंग समझ ही रहे होंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे दोस्तों हम लिंग कहते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, मेन वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है वो आप जान चुके हैं, जैसे स्त्री की जाति का बोध हो, स्त्री के जो है जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो आपको तलाशना क्या है? इसमें आपको तलाशना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो भैया इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन बी, लौंग शब्द जो है या स्त्रीलिंग है। इसके अलावा नमक, भात, पनीर, ये सभी
क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आपको तलाशना क्या है? स्त्रीलिंग कौन सा है? वो हो गया आपका लौंग। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। अब देखो भैया, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। तो पहले ये तो जान लेते हैं कि आखिर ये जो संयुक्त क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और अर्थ के अनुसार जो संयुक्त क्रिया है उसके 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 11 भेद होते हैं। तो यहां पे निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है भैया? बरसता रहता है। बरसता रहता है, ये क्या है? निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, बरसता रहता है, ये निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जबकि पानी बरसने लगा, ये निरंतरता क्या है? पानी बरसने लगा, ये किसका है? ये आपका निरंतरता बोध का उदाहरण है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल या मक्खी। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। यहां पे जो खटमल है, जो खटमल शब्द है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गिलहरी, कोयल, खटमल और मक्खी में खटमल आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यही आपका सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो भैया रानी केतकी कहानी के जो लेखक हैं वो हैं सैयद इंसा अल्लाह खां। ये जो है रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। और एक फैक्ट बता दूं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो रानी केतकी की कहानी को क्या कहते हैं? हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रानी केतकी की कहानी ये जो है हिंदी की पहली कहानी है। तो एक फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा करण। क्या होगा? करण। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, कारक कहलाता है। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, वो कारक कहलाता है। और करण कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है जानते हैं? से या के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस टाइप का प्रश्न भी आ जाए कि करण कारक की विभक्ति क्या होती है, तो आप बता सकते हैं से या के द्वारा जो है वो करण कारक की विभक्ति होती है। आपका यहां आंसर क्या सही हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान होना चाहिए। देखिए यहां पे साली लिखा हुआ है, ठीक है। खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मी ने बाजार से खरीदे, ठीक है। मी ने, चलिए मम्मी कर लेते हैं। यहां पे देखिए कुछ गलत लिखा हुआ है। मम्मी ने बाजार से खरीदे, ठीक है।
अब मम्मी ने बाजार से, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको भरना है। तो जलेबियां, साड़ियों, एक छाता की बहुत कुछ। अब देखिए यहाँ पे खाली समय में सही शब्द नहीं चुनना है। देखिए सही शब्द की अगर बात किया जाएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ये गलत टाइप हुआ है। गलत इसलिए टाइप हुआ है कि यहाँ पे देखिए जलेबियां भी सही हो जाएगा, साड़ियों भी सही हो जाएगा, बहुत कुछ भी हो जाएगा। एक यहाँ पे खाली शब्द नहीं चुनिए, मतलब गलत शब्द चुनने की अगर बात हो तो फिर ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, ये गलत टाइप हुआ है। अगर ये ऐसा होता है यहाँ पे कि खाली स्थान के लिए जो है ऐसा शब्द चुनिए कि जो नहीं भरा जा सकता है। देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो सकते हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ए, बी और डी ये जो है तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों तो नहीं सही हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, लीव कर देते हैं। कुंवर नारायण ने ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष, ज्ञानपीठ होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, उन्हें प्रदान किया गया था? सन 2003, 5, 1 या 7? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सन 2005। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कुंवर नारायण को 2005 में दिया गया, जबकि हिंदी भाषा में पहली बार किसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था 1968 में, चिदंबरा कृति के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है मनोज, अनंग, मनमस या निलय। तो भैया जो निलय शब्द है यह घर का पर्यायवाची होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? घर का। जबकि मनोज, अनंग, मनमस ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पूछा क्या गया है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। देखिए कामदेव का जानते हैं क्या क्या हो सकता है? मनोज हो सकता है। देखिए मनोज एक हो गया, मनोज के अलावा काम, ठीक है, मार, ठीक है, ये सभी शब्द याद रखिएगा। मनसिज, देखिए क्या होता है? मनसिज। मनसिज भी क्या होता है? मनसिज भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। रतिपति, रतिपति, ठीक है, मदन, ये सभी शब्द आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अगर घर की बात की जाए तो निलय, ग्रह, धाम, निवास, भवन, निकेत, बहुत सारे शब्द हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिए। निलय, ग्रह, धाम, निवास, भवन, निकेत, घर, ग्रह, ठीक है, ये सभी आपके निलय के पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या 5 लाख। भैया जो है ये सलाहकार अकादमी, जो हिंदी अकादमी के द्वारा जो सलाहकार सम्मान दिया जाता है ये हर वर्ष दिया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है। और हिंदी अकादमी की ओर से ये सबसे बड़ा सम्मान है सलाहकार सम्मान, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप और हर वर्ष दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामाचरित, हनुमान नाटक, रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा सुदामाचरित। बिल्कुल, कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? तो सुदामाचरित जो है ये नरोत्तम दास जी की है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना भैया तो आप सभी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग तो बिल्कुल भूल जाते हैं। अरे इन चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आज ही से नहीं मिली है आपको, पर डे मिलती है। तो क्यों भाई, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पर डे मिलती है। चलिए कुछ और प्रश्न। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति नहीं होना चाहिए भाई, तो बहुत ज्यादा। भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? रामानुजाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या वल्लभाचार्य? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जी ने किया था। हाँ, बाद में बढ़ाने का काम विठलनाथ ने किया, ये उनके लड़के का नाम है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम विठलनाथ, उन्होंने इसको बढ़ाया, लेकिन स्थापना किसने की है? तो वो वल्लभाचार्य ही जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं बताना है आपको। तो भैया पहले ये जान लेते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा,
स्वभाव आदि प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो भैया कौन सा शब्द नहीं है? यहां पे मनो अनाज शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये संख्यावाचक मतलब परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहां पे निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर भरना है नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। सामान रखें, पैसे रखें, हाथ धरे या पैर रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, हाथ धरे। देखिए, उद्यमी कभी भी हाथ पर धरे नहीं बैठते हैं, हाथ धरे नहीं बैठते हैं। क्यों भैया नहीं बैठते हैं? भैया जो उद्यमी होगा ना वो नहीं बैठता है। आप लोग बैठ सकते हो, वो नहीं बैठेंगे। और आप लोग भी गलती कर रहे हो। खुद से पूछो, जो तैयारी कर रहे हो क्या इतनी इनफ है? क्या सिलेक्शन पाने के लिए आपकी तैयारी इतनी पर्याप्त है? अगर पर्याप्त है तो ठीक है, आपका दिल खुद बोल रहा होगा यह पर्याप्त नहीं है। बच्चा पार्टी ये नहीं है भाई। ये जो आप सोच रहे हो ना कि बहुत जैसे हाई स्कूल इंटर निकल गया था, ये निकल जाएगा, आसान असंभव नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना आप आसान इसको लिए हुए हो। बहुत हो गया आईपीएल, बहुत हुआ लोकसभा चुनाव, अब लग जाओ अपनी पढ़ाई पे। समय बहुत दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं। अगर पाना है परफेक्शन तो क्या करना होगा भैया? मेहनत कर लो मेहनत भाई, पछताओगे। हमें कुछ नहीं करना है। मैं बता सकता हूं, बाद में मत कहिएगा शेखर भैया आपने तो चिताया नहीं था, मुझे डांटा होता। भैया और किस तरीके से कहूं, किस तरीके से डांटूं? अभी भी कह रहा हूं, जग जाओ, समय बहुत नहीं बचा है। सिर्फ जून, और सकता है जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाना है। तो तैयारी आप कहां कर रहे हो? नहीं कर रहे हो भाई, आप उसको करो। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का उदाहरण है? ठीक है, का प्रयोग हुआ, भेद का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और कोई आया था, निश्चित तो नहीं हुआ ना, कोई निश्चित नहीं हुआ, तो यहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये थे कुछ हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी हमारी वीडियो से लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।